जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। इस वीडियो में देखेंगे अपन 10 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट में देखेंगे अपन जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और साथ ही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इनके आसपास और बढ़ने वाले क्वेश्चन वो भी देखेंगे। जो शुरू करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो बढ़ी है 60 लाख। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है? तो वह 1956 में। एक जो मैंने अभी 1000 क्वेश्चन सीरीज के प्रैक्टिस पेपर शुरू किए जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, सेम इसी पैटर्न पे, यानी लगभग 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेम इसी में। जितने क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं, भूगोल के पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के पूछे जा रहे हैं, तो सेम इसी पैटर्न पे वो टेस्ट करवा रहा हूँ मैं। डेली आता है 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस का, वो मात्र 25 मिनट में। तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। और ये इनके वीडियो चाहिए प्रीवियस पेपर के और वो भी व्याख्या सहित, तो वो उनकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इससे पहले 20 से 25 वीडियो आगे चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? तो वह है दीफू। अरुणाचल में और कौन कौन से है? तो आप ध्यान रखना, बोदिया, बोदिया के नाम से ध्यान रखना। बोमडीला, दीफू और यांग्याप, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इससे हिसाब ध्यान रखना, बोदिया दर्रा अरुणाचल में, तो फिर बोमडीला, दीफू और यांग्याप आ जाएगा। और ये जोजिला, खारदुला और बनियार, यह है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? निम्न में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो वह थे पुलकेशिन प्रथम। अब देखो, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जय सिंह। चालुक्य वंश के संस्थापक थे जय सिंह। अब एक है पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय था जो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की उपाधि। तो इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं? जल्दी से देखना। इसका है उत्तर मणिपुरी। देखो, फिर है ये भरतनाट्यम। देखो, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। फिर है ओडिसी, तो ओडिशा का है ही। फिर है कथकली। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। कथकली केरल का है। फिर एक इससे मिला जुला और पूछा जाता है कथक। कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। तो ये ध्यान रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो देखो, जनगणना बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको 2011 की, और सिंगल डाटा नहीं पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि में भी सारे पढ़ने 5 के 5, सर्वाधिक जनसंख्या में सारे 5 और न्यूनतम जनसंख्या में भी सारे 5 के हिसाब से। अब उसमें ऐसे ही पूछा सेम, तो मिनिमम ये पूछा है। तो देखो अपन मैक्सिमम देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो देखो, 1 नंबर पर है केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश KTA, फिर है मणिपुर और फिर है छत्तीसगढ़। तो ये तो है सर्वाधिक वाले। जैसे इस केरल का 1084 है और 996 है, फिर 993 है, ऐसे करके। तो एक का ध्यान रखना ऊपर वाले का, 2 नंबर का, फिर तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश का 993। बस इन तीनों का ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना सीक्वेंस से 5, KTA M36, KTA M36, यानी ये तो हो गया सर्वाधिक। अब आता है वही न्यूनतम।
और न्यूनतम कैसे पूछा है इसमें, मिनिमम। मिनिमम सबसे कम तो हरियाणा का है भाई, फिर उससे कम जम्मू कश्मीर का है, फिर सिक्किम का है, फिर पंजाब का है, और फिर यूपी का। अब देखो लास्ट पांचवा पूछा है, एच जे ऐसा है ना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सबसे कम किसका है, तो इसमें हरियाणा का है, लेकिन इन चारों को ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो देखो है क्या, नहीं है, तो फिर उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसलिए ये वाला क्वेश्चन है, तो शुरू के पाँच ज़रूर ध्यान रखने हैं आपको। और हरियाणा का है 879। फिर अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम महाबलीपुरम स्मारक समूह जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है, तो वो होती है लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया है, तो वह है हेमांग अमीन को। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो वह है 2018। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है, तो वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की है, तो वह है आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। फिर अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूएसआईबीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया, तो वो किया गया था 2007 को। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है, वह कहा जाता है एंजाइम। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों एवं शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सुलभ ऋण। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है, तो विदेशिया, जट जटिन और झिझिया ये बिहार से हैं। कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र का। फिर अगला क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति का निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था तमिलनाडु द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा नापरा द्वारा लिखी गई थी, तो वह है जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था, तो वह 1 अप्रैल 2020 से। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो इसमें बता देता हूँ आपको, देखो पहले 5 के हिसाब से ध्यान रखना, 5, 6, 7, 8 4 अनुच्छेद देखेंगे, ये चारों ध्यान रखना। अनुच्छेद 5 क्या बता रहा है, अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 5 में तो ये हो गया। फिर 6 में क्या है, तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से, ये कोई पाकिस्तान से है और ये भारत आ रहा है, यानी इंडिया आ रहा है, कौन आ रहा है, जैसे अभी करंट में मुद्दा चल रहा है सीमा हैदर वाला, तो इसे ध्यान रखना।
पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का या नागरिकता का उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 6 में। फिर 7 में क्या हुआ, 7 में ये है कि इंडिया से पाकिस्तान, उल्टा हो जाएगा, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ये तो हो गया 6 और 7, जैसे यहाँ सीमा इधर है, यहाँ भी वो अंजू का चल रहा है अलवर राजस्थान से, तो उसका ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। जैसे नहीं तो 6 और 7 ऐसे ध्यान रख लेना, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। फिर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को नागरिकता, यानी कि भारत के बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान का तो यही हो गया 6 और 7 में। तो 8 में क्या है कि भारत के बाहर जो भी नागरिक रह रहे हैं या व्यक्ति रह रहे हैं उनको नागरिकता का अधिकार है, वह आर्टिकल 8 में है। और संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है वह आर्टिकल 5 में। तो क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 7, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 7। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और ये काफ़ी बार पूछा है, 2-3 पेपरों में पूछ लिया और मैंने अच्छे से बताया भी है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 16 तक तो ये रहते हैं, 1910 से 16 तक। अब जितनी भी इसमें घटनाएं होगी वो इन्हीं के काल में होगी। जैसे देखो 1911 में तो क्या हुआ था, 1911 में हुआ था बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम 1911 में। 1911 में ये हुआ, तो 1912 में क्या हुआ? 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो 11 और 12 हो गया, फिर 14, 1914 में 4 अगस्त के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखना लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। बंगाल विभाजन निरस्त, राजधानी दिल्ली आ गई और प्रथम विश्व युद्ध 11, 12 और 14। फिर सेम ऐसे ही मिंटो द्वितीय, ये ध्यान रखना, ये अभी ये पूछा तो आगे ये भी पूछा जा सकता है। तो मिंटो द्वितीय के समय क्या हुआ? तो देखो 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1907 में हुआ मिंटो द्वितीय टाइम में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी हुआ था। फिर 1909 में क्या हुआ? तो वही पार्लियामेंटो अधिनियम पारित हुआ, और ये तो कर भी दोगे। 6, 7 और 9 ऐसे हो गए, ये हुआ मिंटो द्वितीय। फिर है चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड में ध्यान रखना आप, वही खूब बार पूछा हुआ है, इसी पेपरों में पूछा गया काफ़ी बार। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। किस किस के मध्य हुआ? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और ये हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। फिर 1916 में क्या हुआ? 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, कब की, ये भी पूछा जाता है। फिर 1917 में क्या हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, 1917 में ये हुआ। तो फिर 1919 में हुआ था, 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट, और वो किसके समय आया था? चेम्सफोर्ड के समय ही। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, यह भी हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही। और फिर लास्ट है 19 तक हो गया, फिर 20 में तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, ये भी शुरू हुआ था। तो ये तो हो गए चेम्सफोर्ड। अब बचा एक रीडिंग, और रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना आप। तो रीडिंग के टाइम क्या क्या हुआ था? तो रीडिंग के टाइम देखो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ लॉर्ड रीडिंग के टाइम। 22 में ये हुआ, तो फिर 23 में क्या हुआ था? तो 23 में हुआ था मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में। ये दोनों पूछे कब की गई और किसने हुई, खूब बार रिपीट हुआ ये दिल्ली पुलिस वाले इन्हीं पेपरों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या हुआ रीडिंग के टाइम पे? तो रीडिंग के टाइम पर काकोरी रेल कांड हुआ था, काकोरी रेल कांड, तो ये भी ध्यान रखना कब हुआ था? तो वही 9 अगस्त 1925 को। तो 1922, 23 और 25 का ध्यान रखना, लॉर्ड रीडिंग के टाइम हुआ था। तो ऐसे करके आपको पढ़ लेने। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी गई आदि शंकराचार्य के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो फिर देखो यूपीएससी है ये संघ लोक सेवा आयोग,
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और कौन से आर्टिकल में है? तो ये 315 में इसका उल्लेख है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो है वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। मनोज सोनी, ये ध्यान रखना। यूपीएससी की स्थापना है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, और वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भाग 15, फिर यह है भाग 16। तो निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान संबंध है भाग 16 में। तो आपको यह है भाग 15। 15 में क्या है? तो 15 का भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। निर्वाचन, निर्वाचन दिल्ली पुलिस की पहली शिफ्ट में पूछा गया था निर्वाचन। फिर है 17 में, जो 15 देख लिया, 16 में विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, फिर 17 में है वह है राजभाषा। 17 में क्या है? राजभाषा। 15 में यह है और 17 में है राजभाषा। और 18 में क्या है? तो 18 में ध्यान रखना, 18 में आपातकाल। भाग 18 में है वह आपातकाल। फिर 19 में क्या है? तो 19 में है प्रकीर्ण। 19 में है प्रकीर्ण। और 20 में है संविधान संशोधन, और ये तो आपको सबको पता भी होगा, संविधान संशोधन। तो ये ध्यान रखना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में प्रकीर्ण और 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर अगला है, संगुटिकाश में प्राग कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति में लगभग ग्राम स्वर्ण होता है, तो वह टन सेल। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर नहीं हो रहा है तो इनको हाथ नहीं डालना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो वह अटलांटिक महासागर के भाग। फिर अगला क्वेश्चन, पीएसडी बैंक नोड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो किया गया था जर्मनी में। फिर अगला क्वेश्चन है, आईएफएससी कोड अंकों वाला संख्याओं अक्षरों में निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है, तो वह 11 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो वह 60 और 69। देखो 61 में माँ भी हो गए, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, तो यह होगा नहीं। 60 में राष्ट्रपति है और 68 में क्या है? 68 में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो ये भी नहीं होगा। 61 में है, फिर वापस वही महा भी हो गए राष्ट्रपति पर, और 68 में वो, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 60 से 69। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था फ्रेया ठकराल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर ईएफटी प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? तो वह है सेरा समिति 1995 में। अब भविष्य में यह ध्यान रखना, इन समितियों का गठन कब कब हुआ था? सेरा समिति का गठन कब हुआ? 1995 में। तो ये वापस क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये संवैधानिक निकाय है और एक गैर संवैधानिक है। फिर अगला क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ उनका स्वागत किया गया था? तो वह किया गया था साइमन वापस से जाओ। देखो ध्यान रखना, मैंने हर वीडियो में बताया जहाँ से पूछा गया, साइमन कमीशन की खूब बार रिपीट हुआ है। तो अपने 3 मिशन या कमीशन आए थे, तो पहला था देखो साइमन, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन कब आए? तो 1928 में तो ये आया था, 1942 में क्रिप्स आया था और 19
46 ये भी पूछा गया कि कैबिनेट मिशन कब आया और क्रिप्स मिशन कब आया, इन्हीं दिल्ली पुलिस के पेपरों में। तो यहाँ ध्यान रखना, आपके वही गवर्नर पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में आया, तो ध्यान रखना ILV। ILV यानी लॉर्ड इरविन के समय आया था साइमन कमीशन, लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था क्रिप्स मिशन, और लॉर्ड वेवेल के समय आया था, वो आया था 1946 में कैबिनेट मिशन। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इससे कहा जाता है, वो कहा जाता है वायुमंडल। फिर अगला क्वेश्चन है, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी से अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि जब कब और कहां बाढ़ आ सकती है, तो वह केंद्रीय जल आयोग द्वारा। फिर अगला, जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता, तो जीता था ब्रायसन डिकेम्बू ने। फिर क्वेश्चन, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो है इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, तो ये पीछे भी बताया है ना, 1923 में। 1924 में क्या हुआ, तो 1924 में था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। 1928 में क्या हुआ, तो वही हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सोशलिस्ट आते हैं 1928, सोशलिस्ट एसोसिएशन वही 1928 में जाएगा, और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन आ जाएगा वह है 1924 में। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वह है राजस्थान में, और राजस्थान में कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, और बालाथल है उदयपुर में। फिर 1 पाउंड लगभग किसके बराबर होता है, तो 453.59 ग्राम के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया, तो वह नरेश कुमार। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है, वह है टोपरा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, 1 दिवसीय ODI तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत दौरे की तारीखों की घोषणा की है, तो वह ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है, तो वह तेंदोनी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे, तो विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी, यह उपाधि थी विक्रमादित्य, एक चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। और ये क्रम ध्यान रखना, आप गुप्त शासकों के पहले भी मैंने बताया ये कि आप देखो SC SC के ऐसे ध्यान रखना, SC KSV, यानी आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वह श्रीगुप्ता। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गद्दी पर बैठता है, तो वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है, तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी विष्णुगुप्त, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वह विष्णुगुप्त। ये ध्यान रखना इस हिसाब से। फिर भारत का नेपोलियन, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंते दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था, तो वह किया था हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। फिर अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है, तो वह है पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है।
और ये जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखेंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो वह है अतालता यानी एरिडिया। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन। अब कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखेंगे अपन। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कंप्यूटर वाले आराम से देख लेना, 10 क्वेश्चन ये आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो आप तरीके से पढ़ाई करोगे। और मैं कंप्यूटर की भी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें वो अपन यहाँ तो 10 पूछ रहे हैं, मैं वहाँ पर 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट, वो भी आपके छांट के मेहनत करके। जैसे ही अपन इसमें जीके जीएस की चल रही है अपनी प्रैक्टिस पेपर सीरीज, उसी के अकॉर्डिंग ये लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो वह सेल टैब का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी तैयारी होने के बाद में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, आप बार बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो उतनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर है, MS एक्सेल के निम्नलिखित में फीचर्स में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो मर्ज एंड सेंटर। ये ध्यान रखना, मर्ज एंड सेंटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो वह है रूलर बार। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग यानी सम, गणना, काउंट और औसत जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? तो वह स्टेटस बार पर प्रदर्शित की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता? तो आपको फॉर्मेट पेंटर नहीं मिलता, जूम ऑप्शन और ओरिएंटर्स ये तीनों मिल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? तो URL नहीं है, सर्च एल्गोरिदम है, क्रॉलर है और इंडेक्सर है, URL नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो है क्लियर फॉर्मेटिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नेफ्ट NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का पूरा नाम पूछा है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये ध्यान रखना, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर अगला क्वेश्चन है, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो वह ट्रेस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। और फिर अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर का, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन ये जांच करता है कि ये सभी तर्क सही है और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ये ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो वह एंड। ये हो गए 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।